रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 25 जुलाई बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे डॉक्टर आसिम के ख़िलाफ़ केसेस की समाअत हुई है और ये केस है डॉक्टर आसिम के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का। ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में दहशतगर्दों के इलाज मुआवजे और दहशतगर्दों की मुआवनत के ऊपर ये केस फ़ाइल किया गया था और ये इतना हीनियस ऑफेंस है कि जिसके ऊपर जितनी मज़म्मत की जाए डॉक्टर आसिम की और आसिफ जरदारी और इस पूरे ग्रुप की वो कम है। और कादर पटेल इसके अंदर मुलज़िम है और ये जितने आपको सारा दिन पार्लियामेंट में खड़े होकर भाषण देते नज़र आते हैं वो सारे के सारे इसमें मुलव्वस हैं। और ये 28 के करीब तो ये ख़ुद इस बात को मानते हैं। ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल का जो मैनेजर था वो उसने इकबाल जुर्म किया था और उसने बताया था कि 28 के करीब जो दहशतगर्द थे जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातों से बिलोंग करते थे उनका इलाज करने का तो उसने ख़ुद जो अदालत है उसके सामने इकबाल जुर्म किया था। और साथ ये कहा था कि वहाँ पर सिर्फ इलाज नहीं होता था, दहशतगर्द वहाँ पर एडमिट होते थे, वहाँ उनकी मुलाकातें होती थी, वहाँ बैठ कर वो अपने प्लानिंग्स करते थे, वहाँ बैठ कर वो अपने मामलात को चलाते थे। और ये हालत थी लोगों की और ये मुल्क दुश्मनी की ये उस इंतहा को चले गए हैं कि जहाँ पर जितना इनकी मज़म्मत की जाए वो कम है, लेकिन इनके अंदर ना कोई इंसानियत है, ना इनके अंदर कोई हया है और ना इनके अंदर कोई शर्म है और ना खुदा खौफी है। आज डॉक्टर आसिम के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी की अदालत में समाअत हुई है जहाँ पर डॉक्टर आसिम इस केस के अंदर मुलज़िम हैं। वहीं पे कादर पटेल जो MNA है वो मुलज़िम है इस केस के अंदर। साथ जो मेयर कराची हैं वसीम अख्तर वो इसके अंदर मुलज़िम हैं और बाकी जो कायम खानी हैं मुत्तहिदा रहनुमा रऊफ़ सिद्दीकी हैं और ये सारे के सारे इसके अंदर मुलज़िम हैं जिनके ख़िलाफ़ ये गवाही दी गई थी, जिनके ख़िलाफ़ ये एलिगेशन है कि इन लोगों ने ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल को दहशतगर्दी का अड्डा बनाया हुआ था। और ये सिर्फ ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टर आसिम से रिलेटेड 4-5 हॉस्पिटल्स थे जहाँ पर यही काम होता था। और आप देखें इन्होंने हस्पताल बनाए दहशतगर्दी के अड्डे, ये इतने गलीज़ लोग हैं। आज डॉक्टर आसिम भी अदालत में पेश हुए हैं, इसके अलावा बाकी मुलज़मान पेश हुए हैं। 2 मुलज़मान अदालत में नहीं थे, एक कादर पटेल नहीं था और एक वसीम अख्तर नहीं था। उनके वकला पेश हुए हैं, डॉक्टर आसिम और बाकी मुलज़मान के वकला पेश हुए हैं। अदालत की समाअत शुरू हुई, अदालत ने सवाल किया कि बाकी मुलज़मान किधर हैं, तो कहा गया कि कादर पटेल इस्लामाबाद में हैं पार्लियामेंट के इजलास को लेकर, और साथ जो वसीम अख्तर हैं वो अपने जो ऑफिशियल मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारी हैं वो निभाने में मसरूफ़ हैं। तो अदालत ने बरहमी का इजहार किया। अदालत ने कहा कि अगर वो अपने ऑफिशियल ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं तो हम यहाँ नॉन ऑफिशियल काम कर रहे हैं, हम यहाँ पर क्या हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, क्या हमारा कोई हमारे हुक्म की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, और क्या ये अवामी नुमाइंदे हैं तो ये अवामी नुमाइंदे अदालतों के साथ मजाक करेंगे, अदालती निज़ाम को ये मजाक समझेंगे और इस तरीके से अगर ये बदमाशी करेंगे तो ये मामला नहीं चल सकेगा। और फ़र्द जुर्म क्योंकि आयद हो चुका है और काफ़ी गवाहों की गवाही इसमें रिकॉर्ड हो चुकी है और अब जिरा होनी है और ये केस मंतकी अंजाम तक चला जाना है। लेकिन ये मुलज़मों का पेश ना होना अदालत ने कहा कि उसको काबिल कबूल नहीं है और दोनों मुलज़मान के लिए अदालत ने कहा कि अगर वो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पर पेश नहीं होंगे तो उनको गिरफ़्तार करके अदालत में लाया जाए, कादर पटेल और वसीम अख्तर को। साथ जो बाकी मुलज़मान के वकला थे उन्होंने अदालत से कहा कि अदालत ने इस्तफ़सार किया प्रोसिक्यूशन से कि कितने गवाह हैं इस वक्त तक जिनकी स्टेटमेंट हो चुकी है। प्रोसिक्यूशन ने बताया कि 6 गवाहों की स्टेटमेंट हो चुकी है और बाकी हमारे 12 गवाह रहते हैं जिनकी हम स्टेटमेंट करवाना चाहते हैं। और बताया गया कि ये रेलिवेंट हैं सारे के सारे गवाहान। तो प्रोसिक्यूटर ने बताया कि ये रेलिवेंट हैं, इसमें कुछ वो हैं जो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के अमले के लोग हैं, इसमें कुछ लोग वो हैं जो इनके पर्सनल स्टाफ में थे इन मुलज़मान के, और कुछ लोग वो हैं जो इन सारे के सारे मामलात को मैनेज कर रहे थे। और जो कुछ दहशतगर्द पकड़े गए थे उन्होंने भी कन्फेशन किया है और उन्होंने भी ये कहा है कि उनका इलाज मुआवजा भी इन हॉस्पिटल्स में होता था और वहाँ पर बैठकर इनकी मीटिंग्स भी होती थी और फर्दर प्लानिंग्स भी होती थी। मुलज़मान के वकला ने अदालत से कहा कि ये जो प्रोसिक्यूशन है ये जानबूझकर हमारे ख़िलाफ़ उन लोगों को पेश कर रही है जो इररेलेवेंट है और ये हमारे केस को हमें जानबूझकर ज़बरदस्ती हमारे ख़िलाफ़ कोई जुर्म बनता नहीं है लेकिन हमारे ऊपर ये जुर्म डालकर ये हमें तख्तेदार पर लटकाना चाहते हैं और हमारे साथ ज़्यादती कर रहे हैं। डॉक्टर आसिम ने अदालत से बोलने की इजाज़त ली और कहा कि मैं मरीज़ हूँ,
और मुझे नैब अदालत ने, एहतसाब अदालत ने बैरून मुल्क जाने के लिए इजाज़त दी है, तो मैं बीमारी की वजह से मैं तो बड़ी मुश्किल से रह रहा हूँ। तो अदालत ने कहा डॉक्टर साहब आप उस वक्त आपकी बीमारी कहाँ थी जब आपने दहशतगर्दों का इलाज किया था, काश उस वक्त आप ख्याल कर लेते तो आज आपको कटहरे में ना खड़ा होना पड़ता। और ये कटहरे में मासूम लोग नहीं आते, ये वही आते हैं जिनके खिलाफ कोई केस होता है, और अगर आपके खिलाफ केस नहीं बनता था तो आप बरीयत की दरख्वास्त दे के बरी हो सकते थे। क्योंकि आपके खिलाफ केस बनता है तब भी आप ट्रायल की जो परेशानियाँ उसको झी रहे हैं, तो आपको अब बर्दाश्त करना होगा। और यहाँ अदालत में आकर रोने धोने से मामला हल नहीं होंगे। आप अपने वकला को कहें कि वो केसेस को मंतकी अंजाम की तरफ लेकर जाएं। हर तारीख पर कोई दरख्वास्त ले आना या हर तारीख पर जिरा ना करना, इससे आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा बल्कि आपका केस ख़राब होगा। और अदालत ने बताया डॉक्टर आसिम को कि आपके वकला शायद आपको ये बात ना बताएं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका केस ख़राब होगा। ये जितना उसको लेंथी करेंगे या जितना उसको ये ख़राबी की तरफ लेकर जाएंगे तो ये मामलात इनके डिस्टर्ब होंगे। साथ ये कहा गया, इसके अंदर एक अहम जो डिस्कशन हुई, अदालत से ये बताया गया कि जो मुल्ज़िम है डॉक्टर आसिम, उसको एहतसाब अदालत ने जो रिलीफ़ दिया है, अब वो चाहते हैं कि वो इस अदालत से भी वो रिलीफ़ लें और उनको मुल्क से बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी जाए। तो अदालत ने कहा कि जब आपकी दरख्वास्त आएगी हम उसके ऊपर देखेंगे, और आपको एक अदालत ने अभी रिलीफ़ दिया है और बाकी आपको मुल्क से बाहर जाने देना है नहीं जाने देना, तो आपका मेन केस क्योंकि यहाँ पे है तो आपको यहाँ भी जवाब देना होगा। और फिर अदालत केस के मेरिट्स को देखेगी और उसके बाद सजेशन देने या रिकमेंड करने की पोजीशन में होगी। अभी इसके ऊपर हम इसलिए बात नहीं कर सकते कि वो मैटर पेंडिंग नहीं है, उसकी कोई दरख्वास्त नहीं है और वो मामला इस वक्त हमारे पास ज़ेर समात नहीं है। मैंने आपको बताया था कि जो इनके ख़िलाफ़ केसेस हैं, एक 17 अरब का रेफरेंस है, एक 460 अरब रुपए का रेफरेंस है। उन दोनों रेफरेंसेस में वो एहतसाब अदालत कराची में है, वो नैब ने केसेस बनाए थे, उसमें एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दी थी मुल्ज़िम आसिम ने, डॉक्टर आसिम ने, और डॉक्टर आसिम ने यह रिक्वेस्ट की थी कि 23 जुलाई से 23 अगस्त तक उसको मौका दिया जाए कि वो लंदन जाएं और लंदन जाकर अपना इलाज करवाएं। लेकिन उनका बैरून मुल्क जाना कोई इतना आसान नहीं है। और जब हमने इसके ऊपर बात की थी और वज़ारत दाखिला ने भी इसके ऊपर अपना रिस्पॉन्स दिया है, और जो हमारी हुकूमत है ना वो उसको बैरून मुल्क जाने देगी ना हमारे इदारे जाने देंगे। आज 25 जुलाई है और वो आज भी अदालत में मौजूद था, तो इसका मतलब है कि उसको जो 23 जुलाई से रिलीफ़ मिला है, अभी तक उसका बैरून मुल्क जाने का कोई बना नहीं है। लेकिन ये इतने ज़ालिम लोग हैं कि ये कुछ भी करवा सकते हैं, ये कोई भी हीला बहाना तलाश कर सकते हैं, ये किसी भी तरीके से मामलात को देख सकते हैं। और अगर ये मामलात ऐसे चलते रहे और अगर ये मामलात ख़राबी की तरफ जाते गए, तो मैं समझता हूँ कि ये भाग गया तो ये वापस नहीं आएगा, और ये वापस नहीं आएगा तो फिर पाकिस्तान के इदारे और पाकिस्तान की अदालतों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनको वापस लाना। तो अदालत ने कहा कि आज कितने गवाह हैं, हम उनकी स्टेटमेंट करवाना चाहते हैं। एक गवाह की स्टेटमेंट हुई आज अदालत में, और अदालत ने मुल्ज़मान के वकला से कहा कि आप इसके ऊपर जिरा करें, जिसके ऊपर जो बाकी मुल्ज़मान थे जो आज मौजूद नहीं थे, उन्होंने कहा कि हमने इकट्ठी जिरा करनी है, तो बराए मेहरबानी जब नेक्स्ट डेट पर मुल्ज़मान आ जाएंगे तो फिर इकट्ठी जिरा करने की इजाज़त दी जाए। क्योंकि जब जिरा होती है तो मुल्ज़मान का अदालत में होना होना ज़रूरी होता है। कहीं ना कहीं एग्जाम्प्ट किया जा सकता है, लेकिन जर्नल मैटर्स में मुल्ज़मान अदालत में मौजूद होते हैं। वो चाहे मुल्ज़मान कोई हमारे यहाँ ख्वाजा बिरादरान जैसे हों या इस तरीके के हों, तो वो अदालत में हाज़िरी लगवा के चले जाते हैं। बाकी जो नॉर्मल केसेस हैं, जो जर्नल केसेस हैं, उसके अंदर मुल्ज़मान को अदालत में रहना पड़ता है और मुल्ज़मान को हर हाल में जो केस है उसको सुनना पड़ता है, अपने ख़िलाफ़ होने वाली कार्रवाई को अटेंड करना पड़ता है। अदालत ने कादिर पटेल के वकील से कहा कि आप हमें थोड़ा सा बताएं कि आपके मुल्ज़िम किधर हैं, और वो हर दूसरे दिन पार्लियामेंट में होते हैं। ये कोई पार्लियामेंट का रोज़ इजलास चल रहा है, कोई उसके कोई दरख्वास्त नहीं आती, कोई इजाज़त नहीं ली जाती, और जब अदालत में पेशी होती है, जिस दिन समाअत होती है, उस दिन एक दरख्वास्त आ जाती है और दरख्वास्त वो लेकर आते हैं और वो रिलीफ लेना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि उनको एग्जाम्प्ट किया जाए। तो ये कब तक ऐसा चलता रहेगा और इस तरीके से कब तक आप अदालती प्रोसेस को अब्यूज़ करते रहेंगे? तो अदालत को बताया गया कि वो बहुत जल्द अदालत में पेश हो जाएंगे, क्योंकि आजकल बड़े अहम इश्यूज़ के ऊपर डिबेट चल रही है पार्लियामेंट के अंदर, तो वो वहाँ उनका मौजूद होना ज़रूरी है।
तो प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जनाब वो अदालत में उनको पाबंद किया जाए, उनका जो इस तरीके से आना जाना है ये बेहतर नहीं है और उनकी वजह से केसेस रुके हुए हैं। वो यहाँ पर केसेस रुके होते हैं, वहाँ पार्लियामेंट में जाकर कहते हैं कि हमारे खिलाफ झूठे केसेस हैं और वो इतने इतने अरसा से 6-6 साल से पेंडिंग हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन जबकि अदालतों के अंदर जो खुद कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनता, या खुद उस कार्रवाई से भागते हैं और जो अदालतों से रिलीफ भी ले लेते हैं, अदालतों से एग्जेम्प्ट भी करवा लेते हैं हाज़िरी को, अदालतों से हाज़िरी की इस्तिस्ना भी करवा लेते हैं और पार्लियामेंट में खड़े होकर हमें गालियाँ भी देते हैं। तो ये मामला इसको हल होना चाहिए। तो अदालत ने प्रोसिक्यूटर को कहा कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है और उनके वकला को कहा कि मैं ये आर्डर लिख रहा हूँ, अगर वो नेक्स्ट डेट पर नहीं आएंगे या उनकी तरफ से कोई दरख्वास्त आ गई तो फिर मेरा ऑर्डर है, मेरा हुक्म है कि फिर मुतलका इदारे इनको गिरफ़्तार करके ले आएँ। फिर आप हमारे सामने आकर ये रोना ना रोइएगा कि वो अवामी नुमाइंदे हैं और उनकी कोई इंसल्ट हो गई है। और हम चाहते हैं कि कानून के मुताबिक सबके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो और जो कानून को साथ तमाशा बनाएगा, जो कानून का मजाक बनाएगा, तो वो लोग कभी भी उनको अदालतें माफ़ी नहीं देंगी। अब आप एक बात माइंड में रखें, ये इस केस की समाअत तो 15 अगस्त के लिए मुलतवी कर दी गई है जो अदालत है उसकी तरफ से, और ये कहा गया है कि इस केस में अब 15 अगस्त को जो बाकी गवाहान हैं सब की स्टेटमेंट हो जाए और उसके बाद ये 2-3 तरीक़ों में क्रॉस एग्ज़ामिनेशन हो जाएगा और क्रॉस एग्ज़ामिनेशन के बाद जजमेंट सुनाई जाएगी। अब अगर डॉक्टर आसिम बैरून मुल्क चले जाते हैं फिर तो मामला लटक जाएगा। अगर वो बैरून मुल्क नहीं जाते तो ये अगले आपको अगस्त सितंबर में डॉक्टर आसिम और ये सारे लोग आपको जेल में नज़र आएंगे और इनका बड़ा किरदार है। वसीम अख्तर जैसे लोग या जो कायम खानी है या बाकी जो लोग हैं वो सारे के सारे, और कादर पटेल, डॉक्टर आसिम, ये सारे के सारे लोग आपको जेलों में नज़र आएंगे। और एक बात आप जहन में रखें जिसके ऊपर हमने आंखें खुली रखनी हैं और हमने इस मसले को पॉइंट आउट करते रहना है, और वो मसला ये है कि ये जो प्रोसिक्यूशन है ये सिंध की है। सिंध के प्रोसिक्यूटर जनरल इस मामले को देखते हैं क्योंकि ये नैब वफाकी इदारा नहीं है बल्कि ये सूबाई जो प्रोसिक्यूशन होती है ये वो देख रही होती है इन सारे के सारे मामलात को, और ये सिंध पुलिस और प्रोसिक्यूशन ये केसेस को बनाती है और केसेस को बिगाड़ती है। तो हमने अपनी आंखें खुली रखनी है कि कहीं प्रोसिक्यूशन अपने गवाहों के ज़रिए इनको रिलीफ़ ना दे दे और इनके बारे में इनके हवाले से वो काम ना कर दे कि जिसकी बुनियाद पर फिर हमारे लिए मसाइल पैदा हो जाएं। मैंने आपको बताया था कि एक डॉक्टर वकार है जो गवाह था डॉक्टर आसिम के ख़िलाफ़ नैब केसेस में, उसकी गवाही के लिए जो उसका नाम दिया हुआ था और वो मरकज़ी गवाह था, उसकी गवाही के लिए इन्होंने उसका नाम वापस ले लिया जो नैब था, और नैब ने कहा कि हम उसको बतौर गवाह पेश नहीं करना चाहते। तो जब इस तरीके के मामलात आ जाते हैं तो इससे मुराद ये होता है कि ये लोग कोई ना कोई गेम कर रहे हैं, ये प्रोसेस के जो प्रोसीजर के लेक्यूनाज हैं उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, और इनके पीछे बड़े बड़े सीनियर वकला बैठे हैं जो इन सारे मामलात में इनको समझा रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, और इस तरीके से वो केसेस के साथ और अदालतों के साथ खेलते हैं। अब देखते हैं कि क्या मामला बनता है, क्या रिलीफ मिलता है, क्या इनको मज़ीद कोई छूट मिलती है, क्या ये बैरून मुल्क जाते हैं या नहीं जाते, और क्या कादर पटेल और वसीम अख्तर को अगली तारीख़ पर अगर वो 15 अगस्त को पेश नहीं होते तो हमारे इदारे इनको गिरफ़्तार करके अदालत में पेश करते हैं, नहीं करते। जो भी कार्रवाई होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।